आज हम अपने अध्ययन में आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ लाइक कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी आदि पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक जो वृद्धि है वो क्या है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि शब्दों के अर्थों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। विभिन्न अर्थशास्त्री आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अल्प विकसित देशों अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए करते हैं और आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग डेवलप कंट्रीज़ यानी विकसित देशों के लिए करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। जैसा कि प्रोफेसर हिक्स कहते हैं, अल्पविकसित देशों की समस्याएं उपयोग में न लाए गए साधनों के विकास से संबंध रखती है, भले ही उनके उपरोक्त जो उपयोग है वो भली भांति हमें ज्ञात हो। जबकि उन्नत देशों की समस्याएं वृद्धि से संबंधित रहती है, जिनके बहुत सारे साधन पहले से ज्ञात और किसी सीमा तक विकसित होते हैं। इस तरह से ये परिभाषा हमें कहती है कि विकास शब्द का संबंध पिछड़े हुए देशों से है, जहाँ पर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है और उनके विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। जबकि वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देशों से होता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर शुम्पेटर कहते हैं कि वास्तव में विकास और वृद्धि शब्दों का अर्थव्यवस्था के प्रकार से कोई संबंध नहीं है। दोनों में भेद परिवर्तन की प्रकृति और कारणों से है। शुम्पेटर दोनों शब्दों में भेद को स्पष्ट करते हुए कहता है कि विकास स्थिर अवस्था में एक निरंतर और स्वतः प्रेरित परिवर्तन है जो पहले से विद्यमान संतुलन अवस्था को हमेशा के लिए परिवर्तित या विस्थापित करता है, जबकि वृद्धि दीर्घकाल में होने वाले क्रमिक और सतत परिवर्तन है जो बचतों और जनसंख्या की दरों में धीरे धीरे वृद्धि द्वारा आता है। इस प्रकार से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने प्रोफेसर शुम्पेटर की इस परिभाषा को स्वीकृत किया है और काफ़ी परिष्कृत भी माना है। एक और परिभाषा हम लेते हैं इसमें, जैसा कि प्रोफेसर किंडलबर्गर और हैरिक कहते हैं कि आर्थिक विश्लेषण में कभी कभी वृद्धि और विकास को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अक्सर ऐसा प्रयोग मान्य है, लेकिन जहाँ दोनों धारणाएं प्रयुक्त की जाती है वहाँ विशेषता अलग अर्थ लिया जाता है। स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से सामान्य तौर से इनका प्रयोग इस प्रकार से है। आर्थिक वृद्धि का मतलब अधिक उत्पादन है, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ अधिक उत्पादन तथा तकनीकी और सांस्थानिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन जिनके द्वारा ये उत्पादित और वितरित होता है। इस तरह से इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का संबंध जो है वो देश की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम या उत्पादन में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है, जो उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी, व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होती है। दूसरी ओर आर्थिक विकास एक विस्तृत धारणा है। यह आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं और संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तनों से संबंध रखती है। ये प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और संरचनात्मक परिवर्तन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारकों का वर्णन करता है। विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों ही सम्मिलित होते हैं। एक अर्थव्यवस्था वृद्धि कर सकती है किंतु ये विकास नहीं कर सकती, क्योंकि प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तन के अभाव के कारण गरीबी, बेरोजगारी, असमानताएं निरंतर विद्यमान रहती है। परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के अभाव के कारण, विशेषकर जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो आर्थिक वृद्धि के बिना विकास के बारे में सोचना भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार से आर्थिक वृद्धि को और आर्थिक विकास को विभिन्न अर्थशास्त्री कई प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास अथवा आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
कुछ अर्थशास्त्री सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में वृद्धि को ही आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। उनका कहना है कि आर्थिक विकास को समय की किसी एक दीर्घ अवधि में एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में मापा जाना चाहिए। जैसा कि इस संदर्भ में प्रोफेसर मायर और वॉल्डविन ने कहा है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है। परंतु ये धारणा बहुत अच्छी है, ये फैक्टर भी बहुत अच्छा है, लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का माप करना आसान नहीं होता है, क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी की जब हम गणना करते हैं तो कई समस्याएं हमारे सामने आती है। जैसे राष्ट्र की परिभाषा जो है वो एकदम से उचित और क्लियर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के दृष्टिकोण में राष्ट्र की परिभाषा राजनीतिक सीमाओं को पार कर जाती है अतः और इस समस्या को सुलझाना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ सेवाओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, जिनका मूल्यांकन करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना में या जीएनपी की गणना में दोहरी गणना की बहुत अधिक संभावनाएं रहती है। वहीं अवैध क्रियाएं जो है वो भी एक अलग समस्याएं पैदा करती है, क्योंकि वो जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। इसी प्रकार से ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ट्रांसफ़र अर्निंग्स जो है, जैसे कि पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, सामाजिक सुरक्षा के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत दे जो भी लाभ है, उनकी गणना भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। इसी प्रकार से वास्तविक इनकम की जब हम गणना करते हैं तो इसमें हम अवकाश का त्याग जो है वो शामिल नहीं करते, जिससे कि वास्तविक आय अपने वास्तविक रूप से काफ़ी कम हो जाती है। इसी प्रकार से सार्वजनिक सेवाएं यानी कि पब्लिक सर्विसेज जो है उनका भी ठीक हिसाब लगाना कठिन हो जाता है। बहुत बार जो है संपत्ति मालिकों को उनकी पूंजी संपत्तियों के बाजार मूल्यों में कमी, वृद्धि या मांग में परिवर्तन से कई प्रकार के लाभ और हानियां होती है, जिनका भी यहाँ पर उचित ढंग से मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होता है। इसके साथ ही साथ मूल्यह्रास आदि भी एक अन्य समस्या उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से हम जीएनपी जो है को हम राष्ट्रीय आय की गणना का महत्वपूर्ण घटक मानते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या जो है जीएनपी की गणना को लेकर ही उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो फैक्टर है जो आर्थिक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है वो है प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम। जी पर कैपिटा इनकम जो है वो हम जानते हैं कि लंबी अवधि में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से होता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय या उत्पादन में वृद्धि के रूप में आर्थिक विकास की परिभाषा देने में अर्थशास्त्री एकमत है। उनका कहना है कि आर्थिक विकास के लिए वास्तविक आय में वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से अधिक होनी चाहिए, परंतु सामान्यतः राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वो भी कई समस्याओं को जन्म देती है। जैसे ये संभव है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के फलस्वरूप जनसाधारण के वास्तविक जीवन स्तर में सुधार ना हो। ये भी हो सकता है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ रही हो, लेकिन प्रति व्यक्ति जो उपभोग की मात्रा है वो कम हो रही हो। इसी प्रकार से हो सकता है कि लोग बचत की दरें बढ़ा रहे हो, या फिर सरकार स्वयं ही इस बढ़ी हुई आय को सैनिक या अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि बढ़ी हुई आय जो है बहुसंख्यक गरीबों के पास न जाकर मुट्ठी भर जो है अमीरों के पास ही जा रही हो। इसी प्रकार से जो है हम देखते हैं कि कई सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि कहते हैं कि इस प्रकार की परिभाषा जो है ये इन बहुत सारे प्रश्नों को गौण बना देती है, जो समाज के ढांचे, उसकी जनसंख्या के आकार एवं बनावट, उसकी संस्थाओं एवं संस्कृति, साधन स्वरूपों और समाज के उद्देश्यों में उत्पादन के समान वितरण से संबंध रखती है। साथ ही साथ इन समस्याओं के साथ ही साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है पर कैपिटा इनकम की गणना करने में भी आती है। जैसे कि बहुत सारा अमौद्रिक क्षेत्र है जो कि मौद्रिक क्षेत्र में शामिल नहीं होता है। इसी प्रकार से व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव है, अशिक्षा है, गैर बाजार लेन देन है, वास्तविक आय की जो गणना सही नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से कीमत परिवर्तन के कारण होने वाले उतार चढ़ाव है और भ्रमपूर्ण आंकड़े, लोग हिसाब किताब जो है नहीं रखते हैं और इस कारण से वो मनमाने
है। और इन सभी सीमाओं के बावजूद विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति के स्तर के लिए सबसे अधिक व्यापक रूप से जो माप किया जाने वाला आधार है वो प्रति व्यक्ति आय है। और इस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है वो इसके आधार पर हम आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की गणना को करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि आर्थिक कल्याण। ये प्रवृत्ति भी होती है कि आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण से आर्थिक विकास की परिभाषाएं दी जाए। ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास माना जाता है जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ आय की असमानताओं के अंतर को भी कम किया जाता है तथा समस्त जनसाधारण के अधिमान संतुष्ट होते हों। उनके अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में वृद्धि होती है। जैसा कि ओकन और रिचर्डसन कहते हैं, आर्थिक विकास भौतिक समृद्धि में ऐसा अनवरत दीर्घकालीन सुधार है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह में प्रतिबंधित समझा जा सकता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर वही उत्पन्न होता है कि आर्थिक कल्याण यानी इकोनॉमिक वेलफेयर की गणना करना भी सहज नहीं होता है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ आर्थिक कल्याण में सुधार ही हो। ये भी संभव हो सकता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब हो गया हो, यानी कि आर्थिक असमानताओं की खाई जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही हो। इसी प्रकार से आर्थिक कल्याण को मापते समय कुल उत्पादन की संरचना का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। और ये उत्पादन कैसे मूल्यांकित हो रहा है? बढ़ा हुआ कुल उत्पादन पूंजी पदार्थों से मिलकर बना हो सकता है और ये भी उपभोक्ता वस्तुओं के कम उत्पादन के कारण भी हो सकता है। इसी प्रकार से वास्तविक कठिनाई इस उत्पादन के मूल्यांकन में होती है। उत्पादन तो बाजार कीमतों पर मूल्यांकित होता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक कल्याण जो है वो वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन या आय में वृद्धि से मापा जाता है। इसी प्रकार से कल्याण के दृष्टिकोण से हमें केवल ये देखना चाहिए कि क्या उत्पादित किया जाता है, बल्कि ये भी कि उसका उत्पादन कैसे होता है। और इसी तरह से अतिरिक्त इन बहुत सारे कारणों के अतिरिक्त बिना सामाजिक कल्याण का तो कहना ही क्या है, हम प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि को भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि के बराबर नहीं मान सकते, जबकि सामाजिक कल्याण में वृद्धि ना हो। इस प्रकार से एक अंतिम जो कठिनाई आती है, जो सबसे बड़ी कठिनाई है, वो ये है कि व्यक्तियों के उपभोग को भार देने की है। किस प्रकार से हम उनको वेटेज दें। वस्तुओं सेवाओं का उपभोग व्यक्तियों की रुचियों और अधिमानों पर निर्भर होता है, जो सभी व्यक्तियों की भिन्न भिन्न होती है। इसलिए व्यक्तियों का कल्याण सूचक बनाने में समान भार लेना संभव नहीं होता और इस प्रकार से आर्थिक कल्याण को मापना काफ़ी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक एवं मूलभूत आवश्यकता सूचक, सोशल और बेसिक नीड्स इंडिकेटर। हम इसमें कहते हैं कि आर्थिक विकास के माप के रूप में जीएनपी या जीएनपी प्रति व्यक्ति से संतुष्ट होकर कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास को सामाजिक या आधारभूत आवश्यकता सूचक के रूप में मापना प्रारंभ किया। और इस तरह से, जैसा कि प्रोफेसर रोस्टोव कहते हैं, रोस्टोव द्वारा प्रतिपादित विकास के इस एक रेखीय वृद्धि की अवस्थाओं के पथ को प्रोफेसर नर्स्के ने के कम बचतों, छोटे बाजारों और जनसंख्या दबावों के कुचक्रों ने और शक्ति प्रदान की। और इस तरह से डेविड मॉरविट्स के अनुसार वह कहते हैं कि इस विकास कूटनीति के अपनाने से विकासशील देशों में 1950 से लेकर 75 के बीच जीएनपी प्रति व्यक्ति आय में 3.4% प्रति वर्ष औसत दर से वृद्धि हुई। परंतु ये वृद्धि ऐसे देशों की गरीबी, बेरोजगारी, असमानताओं की समस्याओं को सुलझाने में पूर्णतः असफल रही। इस प्रकार से ये कहना कि इस तरह से हम
आर्थिक विकास को माप सकते हैं उचित नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी उचित है कि जहाँ ग्रामीण भूमिहीन और शहरी गरीब पाए जाते हैं और जिनके पास दो हाथ और काम करने की इच्छा के सिवा कोई भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है, इस कूटनीति के अंतर्गत मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रबंधन के अलावा रोजगार के सुअवसरों, पिछड़े वर्गों के उत्थान, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल देना और निश्चित कीमतों एवं दक्ष वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं को गरीब वर्गों तक जुटाना भी इसी कूटनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सामाजिक सूचक, अब बहुत सारे सामाजिक सूचक या सोशल इंडिकेटर्स होते हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य यानी कि जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा। इसी प्रकार से शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार दाखिले द्वारा साक्षरता की दर का माप। इसी प्रकार से खाद्य, प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति, जल आपूर्ति यानी शिशु मृत्यु दर और पीने योग्य पानी तक कितने प्रतिशत जनसंख्या की पहुंच है, इसका माप करना। इसी प्रकार से स्वच्छता, शिशु मृत्यु दर और स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत और आवास कोई नहीं है। इस प्रकार से प्रति व्यक्ति कैलोरी आपूर्ति को छोड़कर शेष सभी सूचक निर्गत सूचक है। निसंदेह नवजात शिशुओं की मृत्यु दर, स्वच्छता, साफ पेयजल सुविधाएं दोनों की सूचक है, क्योंकि नवजात शिशु पानी से होने वाले रोगों का शीघ्र शिकार हो जाता है और ऐसी स्थिति में नवजात शिशु मृत्यु दर भोजन की पौष्टिकता से भी संबंधित होती है। तो इस प्रकार से इस स्तर पर भी कई सारी समस्याएं जो है यहाँ पर पैदा होती है और तथापि आर्थिक विकास के जो मापक, सबसे बड़े मापक हैं, वो आज भी इन विभिन्न कठिनाइयों के होते हुए भी जीएनपी यानी कि राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद और पर कैपिटा इनकम को ही माना जाता है और इसके साथ साथ आर्थिक विकास पर भी बल दिया जाता है। थैंक यू।